नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वक्त सही नहीं चल रहा है और जो मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी है उसका समय भी खराब है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों के लिए वोट डल चुके हैं। ईवीएम में कैद है भाग्य जो है किसको वहां सरकार में आ पाएगा, कौन से दल को चुना गया है या किस तरह का दृश्य बनेगा वो कैद है। लेकिन फीडबैक जो है वहां का फीडबैक बेचैन तो किए हुए है। और जो हरियाणा है, हरियाणा में तो हम चुनाव प्रचार के दौरान ही देख चुके कि वहां क्या कुछ जो जनता का रुख रहा है, रवैया रहा है, वो बेहद बेहद ऐसा रहा है कि जिसने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा रखी थी। और जो मोदी शाह है वे स्पष्ट तौर पर बेहद हलाकान परेशान दिखे। और फिर ये भी हुआ जब वो पहले ही मैदान छोड़ गए तो ये भी कहा गया प्रेक्षकों या विश्लेषकों द्वारा कि साहेब ने तो पहले ही मैदान छोड़ दिया। उधर कांग्रेस इस बार कोई कोर और कसर छोड़ने को तैयार नहीं थी, खासकर हरियाणा में। जम्मू कश्मीर में भी जो कुछ वहां शह और मात का खेल होना चाहिए वो हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर जो कुछ कर सकती थी वो किया है और वहां अलग दृश्य था। और हरियाणा तो बिल्कुल इतर है, वहां बिल्कुल साफ निकल कर आया। और अब जो कुछ घंटे शेष हैं जब मतदान के, तो एक वो दृश्य सामने आया जो हम बीते 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की ओर से देखा करते थे कि वो जो दलों में सेंधमारी करना, तोड़ लेना, बड़े चेहरों को कहीं अपने साथ कर लेना, वो कुछ दृश्य हुआ कि कुछ ही घंटे जब बचे हैं मतदान होने में, तो हरियाणा में कांग्रेस के एक दिग्गज नेता जो लोकसभा के सदस्य रहे, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वो वापस आ गए। उन्होंने कई दलों की यात्रा की और बाद में भारतीय जनता पार्टी में थे और अंतिम क्षणों में उनका आ जाना ये भी कहीं ना कहीं एक गहरा सदमा या बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए माना गया है। और उधर जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मूड है वो अब टॉलरेबल नहीं है। उसने 10 साल जो कुछ देखा या झेला या जो कुछ हुआ है उससे बिल्कुल विपरीत मूड में है आरएसएस। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने को लेकर जो सब कुछ चल रहा है देश में और निकल कर बार बार यही आ रहा है कि अब संघ ने सुनिश्चित कर लिया है कि किस चेहरे को नड्डा जी की जगह बैठाना है। और उधर भी वहां जो हो सकता है कि शह और मात का खेल की मेरा अध्यक्ष या तेरा अध्यक्ष वो भी चल रहा है, तो लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। जो मोदी शाह हैं उनकी दाल नहीं गल रही है, वो नहीं अपनी चला पा रहे हैं जो अब तक चलाते रहे हैं। और निकल कर यही आया है कि एक ऐसा अध्यक्ष देने की ठान ली है संघ ने जो बहुत इन दोनों नेताओं के तो मुफीद बिल्कुल नहीं होने वाला। और ये भी निकल कर आ रहा है कि 8 अक्टूबर को जो 2 राज्यों के चुनाव नतीजे आने हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, इसके बाद कोई बड़ा फैसला हो जाएगा। और न केवल बड़ा फैसला होगा बल्कि कुछ बड़े विस्फोट की भी संभावनाएं जतलाई जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि एक के बाद एक सीरियल कुछ ब्लास्ट होंगे और उसमें कई सारे जो जमे जमाए लोग हैं वो प्रभावित होंगे। और इस सब से जो चल रहा है केंद्र में उसके और नागपुर के बीच, तो इन सब को लेकर कहीं ना कहीं वो पर्ची वाले मुख्यमंत्री चिंतित हैं। और निकल कर तो ये भी आ रहा है कि अब जो संगठन के हालात छुपे नहीं है, जो केंद्र में है ऐसी राज्यों में हालात है, रीढ़ विहीनता की स्थिति है, बेटे बेटे लोग हैं। और अब से कुछ देर पहले हमें बताया, हमारे साथी भी जुड़ेंगे तो और तफसील से बताएंगे, हमारे राजेश ठाकर साहब जुड़ने वाले हैं वो बताएंगे। उन्होंने बताया हमको कि मोदी जी के जो दाहिने हाथ माने जाते हैं, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का, वे तो अब भाजी तरकारी की दुकानों का उद्घाटन कर रहे हैं गुजरात में। तो अब आलम या हालत यह है। तो जो पूरी की पूरी स्थितियां हैं इन सब पर हम चर्चा करने के लिए चलेंगे। खास पैनल के साथ पास जुड़ गए हमसे, हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट सुधीर सक्सेना साहब हैं, राजेश ठाकर जी हैं और रविंद्र सिंह चौहान जी हैं, रविंद्र सिंह जी। रविंदर जी को आप निरंतर देख या सुन रहे हैं, वे हरियाणा में उनकी ग्राउंड रिपोर्ट्स आपने देखी, उनके विश्लेषणों को सुना है, वो वहां से देते आए और धमाकेदार स्थिति जो है उसको बड़े स्पष्ट तौर पे बयां कर रहे हैं। और राजेश भाई और सुधीर जी भी शानदार तरीके से बातें रखते हैं, बोलते हैं और आपका दीर्घ अनुभव, तो मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। रविंदर जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा कि हरियाणा में निकला था कि चुनाव तो जनता लड़ रही है, साफ रहा और कांग्रेस ने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो दांव खेले हैं वो विफल होते दिखे हैं। तो आज की स्थिति में क्या अब 90 सीटों पर बहुत
थोड़ा सा वक्त बचा है अब वोटिंग में, तो एक वो दृश्य और दूसरा अशोक तंवर का टूटना, कैसे इसको क्या इसके परिणाम होंगे अशोक तंवर जी के टूटने के, और बाकी क्या स्थिति है? एक छोटा सा नोट आपका हो, फिर हम आगे चर्चा करें। अशोक तंवर का तो वसीम बरेलवी ने कह दिया कि हमारा अज़्म सफर कब किधर का हो जाए, ये वो नहीं जो किसी एक रह गुजर का हो जाए, उसी को हक है जीने का इस जमाने में जो इधर का दिखता रहे और उधर का हो जाए। उधर का है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज 1 बजे अशोक तंवर ने बीजेपी के उम्मीदवार रामकुमार गौतम के लिए सफीदों में भारी जन समर्थन मांगा, उनके लिए रैली की और बीजेपी को जिताने की अपील की, और 3 बजे वहां से गाड़ी पकड़ के पहुंचे और राहुल गांधी के हाथों से पटका पहन के कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। तो आज जो घटनाक्रम हुआ है वो तो वसीम बरेलवी सामने लगता है इसी के लिए लिखा था, इसी दिन नहीं, के लेकिन लिए। ये वैसे ही रविंदर जी, ये वैसे ही हुआ है जैसे कि पहले होता था कि बीजेपी ऐसे पहले झटके होता दिया था, करती थी, अब बड़ा बिल्कुल। एक गहरा सदमा, बड़ा झटका कहीं कांग्रेस ने दे दिया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, और ये उस वक्त दिया है जब बीजेपी के पास हरियाणा में प्रधानमंत्री से लेके और ब्लॉक प्रमुख तक जो बीजेपी के लोग हैं वो केवल एक ही बात कह रहे हैं कि दलितों के साथ क्या हो रहा है, और दलित नेता को बीजेपी अपने को नहीं संभाल पाई। जो नेता कांग्रेस पार्टी से आए थे उनको लोकसभा का टिकट लड़ाया, चुनाव लड़ाया, और तो उसके कुमारी बाद शैलजा को ले जाना, कुमारी शैलजा को ले जाना चाह रहे थे वो, कुमारी शैलजा हमारे साथ है, ये अपील कर रहे थे वो। ये अपील कर रहे थे, तो उधर से पवन खेड़ा ने कह दिया कि हमारे तो खट्टर साहब संपर्क में, वो आना चाह रहे थे, हमारे नेताओं ने मना कर दिया। तो ये हालत है। बढ़िया बढ़िया, जी बीजेपी की जी। स्थिति जो पहले नाजुक थी वो और इस घटनाक्रम के बाद कमजोर पड़ी है। माहौल पहले ही बीजेपी के मुखालफत में खिलाफ है उनके, और राहुल गांधी लगातार रैलियां जो की, उन्होंने पदयात्रा की, प्रियंका गांधी ने बड़ी इमोशनल स्पीचेस दी हैं, उसके बाद हालत और कमजोर हो गई थी। और उसके ऊपर ये अब अशोक तंवर का आना, इस बात से तो बिल्कुल ये समझिए कि हालात बीजेपी के जो थे अब वो बहुत बैकफुट पे चली गई, उनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। और ऐसी स्थिति में बीजेपी अब कितनी सीटें जीत पाएगी इस पर बहुत मंथन हो रहा है। आखिरी के 48 घंटे बच गए चुनाव प्रचार में, चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, और अब आखिरी दिनों में बीजेपी जिस तरह का मैनेजमेंट करने की कोशिश करती है उसमें लगी है। लेकिन इस बार संभावनाएं बहुत कम है। देखिए हरियाणा में क्योंकि बीजेपी का बहुत लंबा चौड़ा कैडर कभी रहा नहीं, हालांकि 2 बार सरकारें बना ली, लेकिन सरकारें बनाने से बीजेपी मजबूत हो गई हो ऐसा नहीं है। जमीन पर कार्यकर्ता नहीं है, जैसे मध्य प्रदेश या गुजरात में बीजेपी के हैं, उस तरह का यहाँ कैडर नहीं है। यहाँ पर बीजेपी ने जो बनाया था अपना वोट बैंक जो बनाया था वो सब जातियों में विभेद करके बनाया था, उसके अलावा तो कोई अपना वोट बैंक क्रिएट नहीं कर पाए। आज हालत ये है संजीव जी की शहर जो माना जाता था बीजेपी का सबसे मजबूत किला है, मजबूत गढ़ है, उन शहरों में आप गुड़गांव से लेके पंचकुला तक उत्तर से दक्षिण चले जाइए, उन शहरों में कोई 2 सीट ऐसी नहीं है जो बीजेपी जीतने की स्थिति में हो। या तो बीजेपी कहीं तीसरे नंबर पे है या बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। बीजेपी की हालत ऐसी है। और एक मैं भी पहले भी कह रहा था कि एक सीट कम से कम ऐसी है कांग्रेस पार्टी की जो मैं दावे से कह सकता हूं कि यहाँ पे कांग्रेस नहीं हारेगी, वो है भूपेंद्र हुड्डा की सीट। ऐसी सीट में तो बीजेपी की एक भी नहीं बता सकता जो दावा कर सकूं कि बीजेपी यहाँ से नहीं हारेगी। एक सीट नहीं है कि बीजेपी किसी भी सीट से हार सकती है। और सबसे बड़े नेता बीजेपी के जो है वो 4 लगाइए आप, 4 नेता हैं। सबसे बड़े मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनकी स्थिति बहुत खराब है। मैं कल लाडवा से लौटा हूं और उन्होंने तो और बढ़िया काम कर दिया। उन्होंने तो जिस व्यक्ति ने उनको मुख्यमंत्री बनाया नायब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर ने मनोहर लाल खट्टर का तस्वीरें गायब कर दी अपने पोस्टर से। वहां पर सुरेंद्र नागर से लेकर सतीश पूनिया तक की कम से कम 10 लोगों की तस्वीरें लगी हैं, और 2 तो ऐसे हैं जिनको हम पहचानते भी नहीं है, उन लोगों के भी फोटो लगा दी। लेकिन उनसे 35 किलोमीटर दूर जो लोकसभा क्षेत्र है उनके विधानसभा से, वहां के जो व्यक्ति सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं उनकी फोटो ही नहीं लगाई। 9.5 बरस तक जिसने शासन किया। अब आप देखिए कितने भारी बैकफुट पर बीजेपी है कि 9.5 साल जिस व्यक्ति ने नीतियां इस प्रदेश के लिए बनाई, हरियाणा के लोगों के लिए बनाई, उन नीतियों को डिफेंड करने में आज वहां के जो विधायक तक चुनाव लड़ रहे हैं वो उनको डिफेंड ही नहीं करना चाहते। वो उनका शक्ल भी नहीं दिखाना चाहते कि कहीं इनकी वजह से कोई आदमी मेरे से सवाल ना पूछ ले कि इन्होंने जो किया उस पर आपका विचार क्या है। ये स्थिति है। तो उत्तर हरियाणा से राहुल गांधी ने अपनी रैलियों की शुरुआत की, पदयात्राओं की शुरुआत की, और इसी को सबसे मजबूत गढ़ माना जाता रहा है बीजेपी का। और उन्होंने अपनी यात्राओं को खत्म किया दक्षिण हरियाणा में, जो दूसरा गढ़ माना जाता है। और आज दक्षिण हरियाणा में जो धमाका किया है उसके बाद तो बीजेपी बहुत ज्यादा बैकफुट पे है। उत्तर हरियाणा में उन्होंने शुरू किया था और यहीं से
मनोहर लाल खट्टर यहीं गए थे, यहीं से नायब सिंह सैनी चुने गए थे, यहीं से अनिल विज हैं, और इसी इलाके की अलग अलग सीटों पर घूम घूम के राहुल गांधी ने प्रचार किया, जिसके बाद बीजेपी की स्थिति यहाँ पर और कमजोर हो गई है। और फिलहाल स्थिति यही लग रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत आसानी से इस चुनाव में जीत दर्ज कर रही है, और बीजेपी जो है उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जब आते हैं किसी भी प्रदेश में तो वो वहां एक टोन एजेंडा पिच सेट करते हैं, लेकिन हरियाणा में वो कुछ सेट कर नहीं पाए। वो लगातार अपने आप को डिफेंड करते रहे। पहली रैली उन्होंने की तो 5,000 की भारी भरकम भीड़ को संबोधित उनको करना पड़ा। कुर्सियां मैनेज करने में लोगों को दिक्कत हुई क्योंकि ज्यादा खाली रह गई, भरी कम थी, तो दिखती हैं वो फोटो में। और उसके बाद जो रैलियां हुई हैं अमित शाह से लेके सबकी, उन सब की एक ही टोन थी कि दलित नेताओं के साथ ये हुआ, दलितों के साथ ये हुआ। और अब दलित नेता जो थे, बीजेपी के किसी दलित नेता का आप नाम बता दीजिए, मेरे से वरिष्ठ हैं सारे, कोई नहीं बता पाएगा। जो सबसे बड़े दलित नेता हरियाणा में थे वो भी कांग्रेस से इंपोर्ट करके ले गए थे, अब वो भी चले गए। और खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि लोगों, बीजेपी ने मार्किंग शुरू कर दी उन नेताओं की जो बीजेपी कांग्रेस पार्टी से आए थे, कि चुनाव से पहले इनमें से कोई ना चला जाए, कुछ तो चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो उन पर ध्यान दिया जा रहा है विशेष तौर पे कि इनको ध्यान से रखो, अगर जाना है तो कम से कम 5 के बाद ही जाएं, ये इंश्योर करना पड़ेगा आपको, 5 से पहले कोई ना चला जाए। इस तरह की हरियाणा में अब लोग मजाक उड़ाने लग गए हैं, इस तरह की हालत हो गई है बीजेपी की। आपने वो फोटो की बात की, वो वाली फोटो की, वो मैं चाहूंगा कि वो हमें दिखा भी दें, हमारे जो पैनल पे बैठे साथी हैं अनुराग जी दिखाएं उसको। दूसरा एक बड़ी चर्चा है नहीं, वो मोदी जी का एक बहुत टिकट साइज फोटो भी बड़ा चर्चाओं में रहा कि वहां वो जिस तरीके से वो निकल के आते थे, एक बड़ा उनका पिक्चर होता था और बाकी कोई नहीं होता था, वहां एक कोने में कहीं छोटे से लगे, उसकी भी बड़ी चर्चा है। तो कुल मिला के आप जो कह रहे हैं रविंदर सर कि इस बार तो बिल्कुल हालात जो हैं, अब अगर कोई दूसरा खेल ना हुआ होगा। आवाज नहीं आ रही आपकी? मुझे लगता है नहीं, मुझे तो आवाज पहुंच रही है। मुझे आ रही है, मुझे आ रही है। हाँ, जी। हाँ। मुझे लगता है कि वो हमने देखा है कि उनकी जो गति जो रही है वो सब क्लियर हुई है। मैं दूसरा राजेश जी के पास जाऊंगा। राजेश जी, पहले तो वो जो आपने एक रोचक सी, अभी हम लोग जब डिबेट शुरू कर रहे थे उसके ठीक पहले बताया कि अब जो केंद्रीय गृह मंत्री साहब हैं, जो चाणक्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सुलझाने गए वहां के जो झगड़े हैं, टंटे हैं, और साथ में भाजी तरकारी की दुकानों का उनको कहीं इनॉग्रेशन भी करना पड़ा। क्या है ये सब? पहले उसके बारे में छोटा सा एक और नोट, फिर मैं आपसे बाकी चीजें पूछता हूं। आज जो अमित शाह का कार्यक्रम था उसमें एक तालाब का इनॉग्रेशन था, एक होलसेल वेजिटेबल मार्केट है उसका इनॉग्रेशन था। तो आप स्थिति को समझिए कि ये सारे काम के लिए जो मंत्री है, या तो मुख्यमंत्री है, यहाँ के मुख्यमंत्री मैं बार बार कहता हूं उनको रिबन काटने के लिए रखा है, उसके अलावा जो है उनको कुछ करना नहीं है। और वो भी जो है, वो जो अभी कहा गया पर्ची वाले मुख्यमंत्री, तो ये बिल्कुल पर्ची वाले मुख्यमंत्री है, तो उनकी पर्ची भी जो है कब बदल जाएगी पता नहीं है। लेकिन ये जो इनॉग्रेशन है उसके पीछे की जो राजनीति है गुजरात में, वो राजनीति वही है कि कुछ सेट करने की कोशिश है। आनंदीबेन पटेल का ग्रुप एक चीज कर रहा है, विजय रूपाणी का सौराष्ट्र लॉबी जो है एक अलग चीज कर रहा है, CR पाटिल अभी भी जो है सरकार के अंदर अपना वीटो पावर जो है वो बना रहे उसकी कोशिश में है। और अमित शाह जो है वो मैं बार बार कहता हूं कि अगर सेंटर के अंदर कोई ऐसी स्थिति आए तो अपने लिए जो है एक जगह ढूंढ रहे हैं गुजरात। मैं यही पूछने वाला था कि शायद ये उसी की तैयारी है कि अब जो चल रहा है कि अध्यक्ष की मैं बात करूंगा, आपसे सवाल करूंगा क्योंकि आपसे तो नहीं जानता हूं गुजरात में जी, तो वही कुछ है। पूरी कोशिश यही है कि गुजरात का जो संगठन है वो अमित शाह के हाथों में रहे, ये कोशिश की जा रही है। और स्थानिक स्वराज के जो चुनाव है वो भी आ रहे हैं 1 महीने के बाद में, तो उसके अंदर भी जो है ये सारा जो है संगठन का प्रभाव अमित शाह का बना रहे, क्योंकि उन्होंने जो मैंडेट वाला एक कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर था उसमें अपने ही लोगों के से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हरा कर एक मैसेज तो दे दिया है कि अब जो CR पाटिल वाला संगठन है वो नहीं चलता, अमित शाह जो कहेंगे वही होगा। तो ये यहाँ पर कोशिश हो रही है। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई, ये गांधी के गुजरात जिसको मोदी का गुजरात बनाने की कोशिश है। कल 2 अक्टूबर थी, गांधी जी के सामने जो है हमारे साहेब नतमस्तक थे। उसी गुजरात के अंदर 1 करोड़ 20 लाख रुपए की गांधी 500 की नोट गांधी के बजाय अनुपम खेर की तस्वीर लगाकर कोई जो है वो धोखाधड़ी करके चला गया। यानी कि मैंने कल ही एक आर्टिकल लिखा है, उसका टाइटल ये है कि अब देखिए अब गुनहगार भी जो है
वो गांधी के नाम का इस्तेमाल करने से परहेज कर रहे हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री है वो आज भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए दिल में गौड़से और व्यवहार में गांधी वाली राजनीति वो कर रहे हैं। तो ये दो इंटरेस्टिंग बात है। अब जो मैं विषय पर आता हूं, हरियाणा का जो चुनाव है वो एक ऐसा चुनाव है कि चुनाव आने से पहले जो है परिणाम तय हो गए। एक नैरेटिव बन गया था, एक माहौल हो चुका था कि भारतीय जनता पार्टी यहां जो है वो फिर से सत्ता में नहीं आ रही। तो मैच से पहले ही पता चल गया था। और वो जो स्थिति थी उस स्थिति को और मजबूत करने में कांग्रेस जो है कामयाब हुई। कई बार ऐसा होता है कि चुनाव जीतते जीतते कांग्रेस चुनाव को हार जाती, लेकिन ये गलती जो है वो बिल्कुल नहीं की, रणनीति के तौर पर नहीं की। आम आदमी पार्टी के साथ जो था उसमें लंबा चौड़ा वक्त उन्होंने बर्बाद नहीं किया। टिकट बंटवारे के अंदर भी जो है जो गड़बड़ी थी उसको सही कर दिया गया। और राहुल गांधी का मैक्सिमम इस्तेमाल होना हरियाणा की राजनीति के अंदर, और मोदी का जो है वो कम से कम इस्तेमाल करना, ये दर्शाता था कि मोदी अपनी शाख जो है वो हरियाणा के चुनाव में वो डालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और राहुल गांधी जो है एग्रेसिव होकर क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं। तो पहले से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर थी। और देखिए ये आने जाने वाले लोग जो है वो किसी से मोहब्बत नहीं करते। ये जो लोग हैं वो सत्ता से मोहब्बत करते हैं, सत्ता से प्यार करते हैं। जहां सत्ता जाएगी सारे लोग जो है वहां चले जाएंगे। तो वो ही जो है इंडिकेशन दे रहे हैं, जो पार्टी से गए थे या पार्टी में आ रहे हैं वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि चुनाव के परिणाम क्या होने जा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव के अंदर ऐसे ऐसे लोगों का रोल जो है वो किया। कंगना राणावत को आप देख लीजिए, जो कांग्रेस की ब्रांड एम्बेसडर बन के काम करी उसमें। फिर जो विनेश फोगाट के साथ हुआ वो घटना जो है बिल्कुल ताजी घटना। किसानों के साथ जो हो रहा है वो सारे लोग देख रहे हैं कि कितने। और उसके बाद महिला की सुरक्षा की बात करना, फिर किसानों के लिए आंसू बहाना। अब देखिए सबसे बड़ा इंडिकेशन क्या है हरियाणा का, कि दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दिन पर दीनदयाल उपाध्याय को भूलकर आंबेडकर को याद करना पड़ा नरेंद्र मोदी को। यही दर्शाता है कि कांग्रेस का नैरेटिव, कांग्रेस की रणनीति ये भारतीय जनता पार्टी पर हावी थी। और जो लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक ऐसी ब्रांड है कि किसी भी चुनाव को जो है वो जिता सकती है, वो ब्रांड अब चल नहीं रही है। 2024 के बाद ये तय हो गया है कि नरेंद्र मोदी अकेले जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता दे। ऐसा कोई मैजिक उनके पास है। पहले की परिस्थिति अलग थी, उसमें कांग्रेस की बहुत सारी कमजोरी थी। प्रदेश लेवल पर जो है वो कुछ इश्यू थे जिसको भुना कर ले जाती थी भारतीय जनता पार्टी। उनका जो हिंदुत्व वाला कार्ड था वो स्मार्टली प्ले हो जाता था। लेकिन एक चुनाव के अंदर, हरियाणा में चुनाव हो रहा है, वहां आप हिंदुत्व की बात करो और जम्मू कश्मीर के अंदर ईद और मोहर्रम पर गैस सिलेंडर मुफ्त में बांटने की बात करो, तो कहीं ना कहीं लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आप उनकी खुद की वोट बैंक जो है वो कंफ्यूज हो गई है। और दूसरा एक बहुत सरल विश्लेषण हम हमेशा करते हैं कि ज्यादातर मतदार ऐसे होते हैं जो आइडियोलॉजी के साथ या पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। वो जहां पर वोट अपना बर्बाद करना नहीं चाहते, वो माहौल को देखते हैं, आखिरी दिन पर जो है फैसला करते हैं। वो आखिरी दिन पर फैसला करने वाला वोटर्स वो देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ नहीं रहे, तो ऐसा वोटर्स जो है वो ऑटोमेटिकली कांग्रेस के पास चला जाता है। हरियाणा के अंदर सिर्फ बाकी ये देखना है कि वो कितने मार्जिन से कांग्रेस जीतती है। बहुत बड़े मार्जिन से अगर जीतती है और भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत पतली कर देती, जैसी दिल्ली के अंदर कांग्रेस और बीजेपी की हुई थी, अगर ऐसा होता है तो आप देखिए जो चुनाव परिणाम के बाद उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की एक घटना चल रही है, उसमें नरेंद्र मोदी और कमजोर दिखाई देंगे। उसके अंदर राजेश भाई मैं इसमें सवाल करना चाहूंगा कि आप चूंकि वहां बैठे हैं, आपके पास बहुत छनकर खबरें आती हैं, गुजरात से बहुत कुछ छुपता नहीं है। दोनों जो मोटा भाई हैं वहां के, जो देश पे राज करते रहे, बीजेपी उनके अनुसार चलाते रहे, वो बोरिया बिस्तर समेटने की बात बार बार होती रही कि अब समेटना है। और अब जो दिख रहा है, जिस तरीके से आपने कहा भी कि उनकी निगाह नजर गुजरात, चाहे वो संगठन हो या जो एक मुख्यमंत्री पद है उन पर, उस पर जमी हुई है अमित शाह साहब की। प्रधान नरेंद्र मोदी जी तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, लेकिन
नागपुर वर्सेस जो दिल्ली में के बीच जो सब कुछ चला है, क्या कुछ निकलता है इसमें? क्या गुजरात में किस तरीके की एक सूचनाएं क्या है, कितना वक्त बचा हुआ है? ये जो चला है, नाम चले हैं, तमाम चीजें हैं, संजय जोशी भी वहीं से एक उन्होंने काफी जमाया है उस पूरे उसको। क्या आप उस पे पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या आपकी अपना जो सूचना है किस तरह की है, विश्लेषण क्या कहता है आपका? देखिए, दो तीन घटना मैं बताता हूँ। एक तो पाटीदार कुर्मी एकता मंच बना केशुभाई पटेल के जन्मदिन पर, जिस केशुभाई पटेल को ये उसमें उसके जो है पुत्र जो है वो भी हाजिर रहे, और उन्होंने डिमांड ये कर दी कि राजकोट का जो एयरपोर्ट है उसका नाम केशुभाई पटेल के नाम से जो है वो होना चाहिए, क्योंकि केशुभाई पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने जितना सम्मान देना था उतना सम्मान दिया नहीं। ये एक मंच पर से बोला गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग जो केशुभाई पटेल के साथी थे वो भी थे। आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं ऐसे पाटीदार नेता भी उसके अंदर थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये डिमांड जब हुई तो रिलायंस वाले परिमल नथवाणी साहब जो राज्यसभा के एमपी हैं, उन्होंने जो है उसका ट्वीट करके तुरंत समर्थन कर दिया। और उनके समर्थन के बाद दूसरे भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस चीज का समर्थन किया। तो केशुभाई पटेल और नरेंद्र मोदी का इक्वेशन जो है, केशुभाई को हटाने के बाद क्या है वो सारे लोग जानते हैं। उसकी नाराजगी बहुत सारे पाटीदार नेताओं में और भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग में है। एक ये चीज। दूसरी एक चीज होने जा रही है, दशहरा के दिन या उसके बाद के दिन में गुजरात में जितने भी राजपूत लोग हैं वो एक मंच बनाया है उन्होंने, क्षत्रिय एकता मंच। और उसको जो है वो पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोशिश में, और हो सकता है कि उस दिन उसकी घोषणा हो जाए। और जो पाटीदार एकता मंच है उसके जो कुछ लोग हैं वो भी क्षत्रिय आंदोलन के अंदर शरीक थे, और ये जो नया मंच बन रहा है उसके भी सारे लोग जो थे वो क्षत्रिय आंदोलन के अंदर शरीक थे। तो एक ऐसी बातें चल रही हैं कि ये दोनों मंच जो है वो पॉलिटिकली इक्वेशन बनाने की कोशिश में है। क्षत्रिय, पाटीदार और ओबीसी, ये तीनों वोट बैंक जो है उसको भारतीय जनता पार्टी से खींचने की कोशिश में ये दो मंच बन रहे हैं। उसके पीछे कौन है तो आप देखिए कि राजेंद्र सिंह राणा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ थे, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, सांसद रह चुके, वो भी क्षत्रिय आंदोलन के अंदर शरीक थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संजय जोशी के साथ कनेक्ट बताए जाते हैं। संजय जोशी अक्सर 2-3-4 महीने में गुजरात में आते हैं। वो आते हैं, किसी के घर पर रुकते हैं, कुछ चुनिंदा लोग जो है उनको मैसेज जाता है, उनके साथ संजय जोशी की बातचीत होती है और फिर संजय जोशी यहां से निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि संजय जोशी का नेटवर्क यहां पर खत्म हो। संजय जोशी को अध्यक्ष बनाना ये बहुत नामुमकिन बात है, क्योंकि मोदी उस पर जो है बिल्कुल सहमत नहीं हो सकता। लेकिन संजय जोशी, वसुंधरा राजे, गडकरी, ऐसे ऐसे लोगों का नाम आगे करके कोई एक ऐसा नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो संघ है वो समझौते में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको नरेंद्र मोदी जो है वो मना नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए ये सारी चीजें हुई और सारी चीजें फंसी हुई है। तो दो चीजें हैं, हरियाणा, जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे, उसके बाद अध्यक्ष का चुनाव, और फिर महाराष्ट्र के अंदर जो है वो लिटमस टेस्ट। तो आप समझिए कि दिसंबर तक भारतीय जनता पार्टी में और भारत की राजनीति के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो भूकंप लाने जैसी होगी, और उसका जो आफ्टर शॉक है वो हमको हर 10 दिन, हर 15 दिन के अंदर सुनाई पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मुफीद बात आप कर रहे हैं। कि मैं सुधीर सर आपके पास आने के पहले एक बार रवीन जी को चूंकि जाना है तो मैं उनको 6:30 बजे किसी दूसरी डिबेट में बहुत क्षमा चाहता हूँ, एक टिप्पणी उनसे ले लूं, देन में फिर हम तीनों ही रहेंगे तो हम कंटिन्यू बात करेंगे। रवीन जी, जो बात कही गई है और दिल्ली में जिस तरीके की हलचल है, संजय जो वो है आपके अध्यक्ष पद के जो दावेदार हैं, उनके बंगले और तमाम जो, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी खबरें निकल कर आती हैं, सारी शांति है, कैसे इसको सबको कैसे देखा जाए? और यह है कि दुश्मन नंबर 1, दुश्मन नंबर 2, दुश्मन नंबर 3, मतलब लाइन से जो तीनों नाम है, चाहे वसुंधरा जी का नाम हो या संजय जोशी जी का नाम दुश्मन नंबर 1 हो गया, दुश्मन नंबर 2, और गडकरी जी करी कर रहे हैं। तो जो कुछ हलचल दिल्ली में है उससे वहां क्या सूचना है आप, क्योंकि आप कंटिन्यू एक लगे रहते हैं, निरंतर आप लाइव कॉन्टेक्स्ट रहते हैं, क्या निकल कर आ रहा है, क्या सूचना है आपके पास? संजीव जी, जो
संजय जोशी जी का दिल्ली में मामला है ना, वैसा मुझे लगता है बीजेपी का कोई किसी नेता का पूरे देश में है ही नहीं। वो करीब 12 साल से सत्ता से बाहर हैं, उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि है तो और भी 17-18 साल हो गए जब से बहुत लंबा अरसा हुआ, तब से उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनके पास एक बार उनको कमेटी में लिया गया था, उसके एग्जीक्यूटिव कमेटी में, उसके बाद उनके पास गडकरी जब आए थे। लेकिन उनके घर के सामने जितना जमावड़ा होता है जी, कार्यकर्ताओं का जितनी भीड़ उनके घर के सामने होती है बिना किसी पद के, उतनी तो आप दिल्ली में सारे सांसद 800 सांसद रहते हैं, आप गाड़ी लेके घूम के आ जाइए सर, अगर आपको उनसे 10-20% भी भीड़ मिल जाए। जब ये सूचना होती है कि आज संजय जी इतने बजे आने वाले हैं यहाँ पर, तो वहां पर आप 1 घंटे पहले से लोग गाड़ियों में वहां पर भीड़ लगा लेते हैं। और उस व्यक्ति का ऐसा करिश्मा है कि वो हर इंसान से व्यक्तिगत तौर पर मिलते हैं, ऐसा नहीं कि झुंड में मिले, सबसे मिले, उनका नाम याद है। और मुझे लगता है कि ये एक जो पेशे से वो पढ़ाई से केमिकल इंजीनियर है, तो एक जो इंसान कितना इंटेलिजेंट हो सकता है, पॉलिटिक्स में कितना डाउन टू अर्थ होगा, उसका एक जीता जागता उदाहरण संजय जोशी। इतने वक्त उनके लिए देखिए कैसा था, वो नॉर्थ एवेन्यू में रहते थे, नॉर्थ एवेन्यू में किसी सांसद के घर पे उनको वो घर खाली करना पड़ा। वो फिर उनके सामने एक और घर था 56 नंबर, उसमें गए, वो भी खाली करना पड़ा। इस तरीके से उनको पिछले 10-15 साल में कई घरों को छोड़ना पड़ा, कई जगहों को छोड़ना पड़ा, प्राइवेट अकोमोडेशन में गए, और संघर्ष वो लगातार करते रहे। लेकिन वो ढूंढते हैं कि ऐसी जगह जहां पर 50-100 लोगों से मुलाकात कर सकें, और उनकी जगह ऐसी है सर। मैं कहता हूं बीजेपी का एक नेता नहीं है ऐसा, एक सांसद ऐसा नहीं है जितनी भीड़ संजय जोशी से आधी भीड़ भी अगर उसके घर पे मिल जाए तो आपको। और ये तब है जब सबको पता है कि इनके आंकड़े अभी उन्होंने विधिवत बीजेपी पुनः ज्वाइन भी नहीं की, अभी तो वो करना है, यदि आप अध्यक्ष बनते हो शायद ज्वाइन करना पड़ेगा, वो एक प्रक्रिया होगी। कैसे ताल्लुक। दूसरा रविंद्र जी, वो उनका एक खासियत ये है कि वो सुनते बहुत है। आप अगर उनसे मिलेंगे तो आपसे पूछेंगे कैसा है, घर परिवार में कैसा है, ठीक है, और बोलिए, फिर आप जो है वो चीज बोलना शुरू करते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते। तो सारे लोगों को मिलकर जो है वो अपने दिमाग के अंदर एक पिक्चर जो है बिठा देते हैं, और उस डिजाइन को किस प्रकार से आगे चलाना है। मोदी को बनाने वाला ही संजय जोशी है। गुजरात के अंदर ये संगठन मंत्री थे और वो महामंत्री थे, तो पूरा जो दिमाग था वो संजय भाई का था। और देखिए ना, जब ये संगठन सर, जब केंद्र में संगठन महामंत्री बने तो उम्र क्या थी? 38 साल। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी। और जो राजेश भाई बता रहे हैं वो तो और भी पहले की घटना है, वो तो और 33-35 साल के रहे होंगे जब उन्होंने वो सब करिश्मा कर दिखाया। तो और क्योंकि मुझे लगता है यही टैलेंट देखा होगा आरएसएस ने जब उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि 33-35 साल के व्यक्ति को इतने पूरा प्रदेश सौंप देना, गुजरात जैसा, वो तो बहुत बड़ी बात है। और इसलिए उनके आज तक ताल्लुकात ऐसे बने हुए हैं, लोग उनके जो करीबी हैं वो लोग साइलेंट हैं, लेकिन उनकी हर जगह पर, हर जिले में, हर विधानसभा में उनके लोग हैं, और ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। अगर पार्टी ने अगर जिम्मेदारी सौंप दी तो आप समझिए कि आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। कांग्रेस के पैर उखाड़ने वाला व्यक्ति अगर कोई बीजेपी में आज की तारीख में है तो वो संजय जोशी है, क्योंकि 24 घंटे काम कर सकते हैं सर। वो कहते तो कुछ है ही नहीं, लेकिन वो बिल्कुल राजेश भाई ने कहा कि उस व्यक्ति के अंदर वो करिश्मा मैंने देखा है सर। और इस तरह के व्यक्ति हैं, उनको अगर लेके आ गए फोर फ्रंट पे, तो उनके मुकाबले का तो समझिए बीजेपी में क्या कांग्रेस में भी कोई व्यक्ति नहीं है। इस तरह के व्यक्तित्व उनका है, और बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। लेकिन ये बात सही कही है राजेश जी ने कि उनका अध्यक्ष बनना तो फिर झोला भी उठाने का टाइम नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल झोला उठाने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना सर। आप जो उनकी टैलेंट की बात करते हैं, वो टैलेंट से ही तो डरते हैं। ये टैलेंट से ही तो, ये बात असली बात यही कह रही, ये असली कहानी यही बोल दी सर ने। क्योंकि उनके बारे में सर यही प्रसिद्ध है कि वो जिस काम में लग जाते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। और उस जमाने में देखिए ना सर, जिस दौर में सुधीर सर कुछ बीच में बोल रहे हैं, मैं सुधीर सवाल भी करूंगा। सुधीर सर कुछ बोलना चाह रहे हैं सर, सुधीर कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि शिवराण जी ने आज एक बहुत खूबसूरत शेर सुनाया अशोक तंवर जी के संदर्भ में। तो हरियाणवी आदमी अगर कोई अच्छा शेर सुनाता है तो वो और ज्यादा अच्छा लगता है। और हरियाणा में चुनाव नहीं है, चुनावी दंगल हो रहा है। और जहां पहलवानों का मुद्दा भी है, अग्निवीर का मुद्दा भी है, और रोजगार का मुद्दा भी है। और हरियाणा जो है जाट और दलित बहुल प्रदेश है, लेकिन वहां पिछले 10 साल से बीजेपी के राज में गैर जाट और गैर दलित मुख्यमंत्री राज कर रहा है।
और अशोक तंवर के बारे में जैसा कि अनिल विज ने कहा कि वो माइग्रेटरी बर्ड या प्रवासी पक्षी है, तो बीजेपी का जो पिंजरा है वो तो प्रवासी पक्षियों से भरा हुआ है। उन्होंने हाँ, अगर हेमंत बिस्व शर्मा से लेके अजित पवार और इधर आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सारे प्रवासी पक्षी तो हैं जो कि बीजेपी के पिंजरे में बैठे हुए हैं। और जैसा कि संजय जोशी के बारे में आप दोनों हमारे सहयोगी वक्ताओं ने कहा, ये लोग प्रतिभा से, क्षमता से और इन्हीं चीजों से डरते हैं। इसलिए संजय जोशी के नाम पे अगर किसी भी तरह से अध्यक्ष की मोहर लगती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ मोदी और शाह की जोड़ी को होगी, और वो कतई नहीं चाहेंगे। उनकी दिक्कत ये है कि नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और संजय जोशी, चारों नाम ऐसे हैं जो कि उनके अनुकूल नहीं बैठते हैं, और इन चारों नामों से उनको तकलीफ है। तो उनको तो ये चाहिए कि कोई ऐसा मिल जाए। ये रविंद्र जी कर दें पूरी, मैं आपके पास में आता हूँ कि रविंद्र जी अगर कुछ हो गई सर आपका। सुधीर सर से और राजेश सर से उनकी बात सुने बिना जा रहा हूँ, गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। नहीं, मैं आपने कहा था इसलिए मैं कहा कि मैं 6:30 आपका कहीं कमिटमेंट है, तो मैं इसलिए बहुत धन्यवाद करूंगा आपका रविंद्र जी, बहुत धन्यवाद जी। सुधीर हमें तो शिवराज जी को उनके शेयर पे बधाई देनी थी, इसलिए मैंने बीच में टोका, बाकी तो ठीक है। आप कंटिन्यू करिए, आप जो कह रहे थे आप कंटिन्यू करिए। आप जो, मैं यही सवाल आपसे करने वाला था कि ये जो लोग हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो इन तीनों में, चारों में आप कुछ एलोबरेट कर ही रहती, यही मेरा सवाल था आपके लिए, मैंने रखा हुआ था। कठिनाई रमेश भाई ने कहा कि किसी भी सूरत में संजय जोशी को तो बर्दाश्त नहीं करेंगे अब, लेकिन संघ भी जैसे अड़ा हुआ है, जिस तरीके उसने एकदम से एक खूंटा गाड़ दिया कि हमको तो ये नाम है, ये करना है, और कहीं चल पड़ी, निकल गया उनका जो ये 2-3 नाम ऊपरी, तो क्या क्या कठिनाई, क्या संभावनाएं दिखती है? देखिए संजीव जी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का जो रिश्ता है उसमें सवाल ये नहीं है कि किसको कौन अनुकूल नजर आता है या कौन प्रतिकूल है। अगर एक बारगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नियंताओं ने ये तय कर लिया कि संजय जोशी या किसी XYZ को अध्यक्ष बनाना है, तो मोदी या शाह को वो कितना भी नाकाबिले बर्दाश्त क्यों ना गुजरे, वो आदमी बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा। और बीजेपी में अध्यक्ष की परंपरा पिछले कुछ सालों से देखिए, आरएसएस भली के कि साहब हम स्वयंसेवी संगठन है, हमें राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, या हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि जिसका सियासत से कोई ताल्लुक है, लेकिन बीजेपी में जो कुछ भी होता है आज से नहीं, लगभग शुरुआत से ही आरएसएस की मर्जी का अध्यक्ष बनता है। आप जम्मू कश्मीर में राम माधव या जी किशन रेड्डी को भी भेजने के पीछे कौन है? पार्टी नहीं, बल्कि बिल्कुल कि वो तो पूरा चुनाव कहीं ना कहीं नेपथ्य में आरएसएस नहीं, जमावट वहां जो कुछ है वही मैक्सिमम जमावट होनी की, और इनको भेजा जाना जो आप कह रहे हैं। आरएसएस का सलूक या बीजेपी का सलूक देखिए अध्यक्षों के साथ क्या रहा है। मैं 60 के दशक में नहीं जाता, सन 70 के दशक को याद कीजिए कि बलराज मधोक एक बहुत शक्तिशाली अध्यक्ष हुआ करते थे जनसंघ के, और दिल्ली में सन 70 के दशक में सातों की सातों सीटें वो जिता के लाए थे, और वो बहुत अच्छे वक्ता थे। लेकिन बलराज मधोक को किस तरह हाशिए में सरकाया गया और भुलाया गया और तिरस्कृत किया गया, वो आपके सामने है। उसके बाद आप देखिए रथ यात्रा के शिल्पी कौन थे? गोविंदाचार्य इनके थिंक टैंक थे। आज गोविंदाचार्य दिल्ली में है, लेकिन उनकी हैसियत आरएसएस की नजरों में या भारतीय जनता पार्टी की नजरों में क्या है, ये किसी से छिपा नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि इनके नरेंद्र मोदी के संरक्षक भी रहे हैं, प्रमोटर भी रहे हैं, उनकी रथ यात्रा के कारण नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री बने हैं। आज लाल कृष्ण आडवाणी की हैसियत पार्टी में क्या है? तो पार्टी में किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको हाशिए में डालना है, किसको प्रोत्साहित करना है, किसको हतोत्साहित करना है, किसको जो है तरजीह देनी है, ये आरएसएस में नागपुर में जो रेशीम बाग नाम की जगह है वहां से तय होता है। तो नरेंद्र मोदी को अच्छा लगे, नरेंद्र मोदी को बुरा लगे, अमित शाह को पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन अगर आरएसएस तय कर लेगा कि संजय जोशी या वसुंधरा राजे या किसी और को अध्यक्ष बनाना है, तो लाख हाथ पांव पटके, लेकिन ये कोशिश होगी कि प्रधानमंत्री उस पर सहमति व्यक्त करे ताकि पार्टी ठीक ठाक चलती रहे और सरकार पे आंच ना आए। तो इसलिए, लेकिन मुझे लगता है कि संजय जोशी के बारे में, जैसा कि हमारे गुजरात के सहयोगी वक्ता ने कहा, चौहान जी ने कहा कि संजय जोशी की जो संगठन क्षमता है और काम करने की उनकी जो कर्मठ वृत्ति है, वो जो उसके बिना पर हम ये कह सकते हैं कि संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कामयाब
बहुत अच्छे अध्यक्ष सिद्ध हो सकते हैं, होंगे। जहां तक वसुंधरा राजे सिंधिया की बात है तो 2 साल पहले करीब वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम बहुत प्रमुखता से उठ रहा था, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वसुंधरा राजे सिंधिया की जो प्रवृत्ति है, जो वसुंधरा सिंधिया की जो दृढ़ता है, उनका जो प्रभामंडल है, उनका जो विरसा है, उसके तहत वसुंधरा राजे के नाम पर भी मोदी और शाह और उनके सहयोगी उसी तरह सहमत नहीं होंगे जिस तरह की संजय जोशी के नाम पे। तीसरा नाम आता है नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी भी उसी खाने में वर्गीकृत होते हैं जिस खाने में वसुंधरा या संजय जोशी वर्गीकृत होते हैं। और नितिन गडकरी ने भी पिछले दिनों जो कुछ बयान दिए हैं, सीधा सीधा बयान तो उन्होंने नहीं दिया है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लेकिन उसका निहितार्थ या उसका अभिप्राय या उसका तात्पर्य कहीं ना कहीं मोदी और शाह के खिलाफ या सत्ता में जो एक निरंकुश वृत्ति है उसके खिलाफ जाता है। आप याद कीजिए कुछ दिनों पहले ही संसद में मोदी का प्रवेश होता है तो सारे लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, अभिवादन करते हैं, लेकिन नितिन गडकरी बैठे रहते हैं। तो जो बैठे रहने का अभिप्राय जो है, जो संकेत है, जो निहितार्थ है, वो बहुत मायने रखता है। तो नितिन गडकरी वरिष्ठ नेता है, इसके और नागपुर से ताल्लुक रखते हैं जहां आरएसएस का मुख्यालय है। महल में और रेशम बाग में बहुत दूरी नहीं है, जहां उनका पुश्तैनी घर नागपुर में महल में है। और वो ब्लू आइड बॉय रहे हैं, लाडले बेटे रहे हैं आरएसएस के, लेकिन मोदी का जो आविर्भाव या प्रादुर्भाव या जिस तरीके से चीजें घटित हुई और कारपोरेट का उनका जो उनके पीछे जो समर्थन था उसके कारण बहुत सारी बातें हैं, तो वो रहा। तो लेकिन मुझे लगता है कि अध्यक्ष जो भी होगा, मोदी या शाह की कठपुतली या उनकी मर्जी का नहीं होगा, भले ही ऐसा हो जिससे इनको पटरी बिठानी पड़े और संघ कहीं ना कहीं इनके मुश्के कसने का और इनको जो है एक दायरे में कैद करने की कोशिश करेगा। और एक और बड़ा सवाल ये भी है कि जब 75 वर्ष की आयु में आप किसी भी नेता को मार्गदर्शक मंडल में डाल देते हैं, तो मोदी अगले वर्ष 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं, तो क्या मोदी के साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो लालकृष्ण आडवाणी या अन्य नेताओं के साथ किया गया? एक बहुत यक्ष प्रश्न है, उसमें आरएसएस की भी कहीं ना कहीं परीक्षा हो जाएगी कि आपके नियम जो हैं चेहरा देखकर तय होते हैं, ना कि उस लिहाज से जिस लिहाज से आपने एक मार्गदर्शक एक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल तय किए हैं। अब जहां तक हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की बात है, तो 8 तारीख बहुत मायने रखती है। अष्टांक जो है ये घटनाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो प्रसंग घटित होंगे, मुझे लगता है कि अध्यक्ष का चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद ही के नतीजों के बाद ही होगा, क्योंकि बीच में ये बखेड़ा 1 महीने 1.5 महीने के लिए खड़ा नहीं करेंगे। और बहुत सारी बातें हैं जिसपे कि आपने जैसे हरियाणा बीजेपी में देखे, बीजेपी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बहुत पिछड़ चुकी है कांग्रेस से। राहुल गांधी का जो वीडियो जहां वो अमेरिका में डंकी रूट के जरिए गए हुए हरियाणवी लोगों से मिलते हैं, उसके बाद हरियाणा में आके उनके परिवार वालों से मिलते हैं, वीडियो बड़ा पॉपुलर हुआ। शायद नेटवर्क की समस्या है, मुझे लगता है नेटवर्क शायद टूटा है हमारा। राजेश सर, जो बात हम चल रही है इसमें जो यदि ये मनमाफिक चीज होती है कहीं, तो आपने कहा ब्लास्ट है, और उसमें बहुत सारे ब्लास्ट की जब बात होती है तो निश्चित तौर पर जो सबसे बड़ा पद है, कुर्सी है, जिसकी बोरिया बिस्तर बांधने की बात होती है, वो क्या कब तक क्या है? और मुझे लगता है क्या संघ या जो एक मंशा तो उनकी तरफ से ही निकल कर आती है कि पहले ही हो जाए महाराष्ट्र चुनाव, जो कि अब देखिए मोदी का जो चेहरा है, उनकी जो आपने पहले भी कहा कि वो जो एक ब्रांड था वो ब्रांड नहीं काम कर रहा है। तो ऐसे में यदि पहले कोई अध्यक्ष यदि आ जाए, निकल आए, तो अध्यक्ष के बाद क्या कुछ ज्यादा फायदेमंद रहेगा या क्या, कैसे देखते हैं? उसमें सुधीर सर बखेड़े की बात करते हैं, लेकिन उसमें फायदा भी तो संभावित हो सकता है दोनों तीनों पर। जी आपकी टिप्पणी तो है सुधीर सर, कैसे? देखिए, अभी जो स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए इधर खाई उधर कुआ जैसी स्थिति, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी के मनोविज्ञान को जानते हैं। वो आखिरी सांस तक ये कोशिश करेंगे कि उनके मन मुताबिक व्यक्ति जो है वो अध्यक्ष बने। और नरेंद्र मोदी का एक रवैया रहा है कि उनके समकक्ष या उनको कोई सवाल करे या उनकी राय जो है, उस राय में जो है अपनी राय अलग से बताए, ऐसा कोई आदमी उनको पसंद नहीं। उनको ना सुनने की जो है आदत नहीं। और इसी प्रकार से जो है उन्होंने अभी तक की राजनीति की है, तो वो भरसक कोशिश करेंगे। उनको भी पता है कि संगठन की ताकत क्या होती है, क्योंकि संजय जोशी ने जो है वो संगठन जो है
पहले उस पर कब्जा किया और गुजरात के बहुत बड़े नेता जो जिसको बोला जाता है शंकर सिंह वाघेला, उनको जो है मुख्य प्रवाह से जिनके नाम से भारतीय जनता पार्टी जानी जाती थी, उनको जो है वो हटाकर केशुभाई पटेल को यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया। तो नरेंद्र मोदी जानते हैं एक संगठन की ताकत क्या होती है। तो ये जो हथियार है वो अपने हाथ से जाए उसकी वो कोशिश नहीं। अगर ये हुआ, अगर संघ ने जो है नरेंद्र मोदी का कोई प्रिय व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को अगर अध्यक्ष नहीं बनाया, तो आप देखिए कि मोदी का मनोविज्ञान ये कहता है कि फिर वो जो है वो और विचलित होके पार्टी के भीतर जो है ऐसी कोशिश करेंगे कि वो अगर कमजोर हुए, उनको जो सत्ता से निकलना पड़ा, कि वो पार्टी के जो है 2 नहीं 3 हिस्से कर देंगे। गुजरात के अंदर ये हुआ था, जब ये दिखा गया कि केशुभाई पटेल के नाम पर सहमति नहीं बन रही है और सुरेश मेहता को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है, तो सुरेश मेहता के काल में बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता है जिन पर जानलेवा हमला हुआ, किसी को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। तो ये सारा जो तांडव है वो हमने गुजरात में देखा है। तो नरेंद्र मोदी आसानी से जो है चीज छोड़ेंगे नहीं, और उनको अगर छुड़वाई संघ ने, तो आप समझ लो कि भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी का जो है वो प्रकरण समाप्त हो गया। क्योंकि नरेंद्र भाई ने, आप हिंदी पिक्चर देखते हैं, हिंदी पिक्चर के अंदर एक भूमिका होती है नायक की, फिर जो है साइड हीरो होता है। किसी दूसरे हीरो को अगर एडजस्ट करना है डायरेक्टर को, वो साइड हीरो बनाता है, और तीसरे की को एडजस्ट करना है तो साइड हीरो का जो है वो दोस्त बना देता है, जो उसके आगे पीछे घूमता रहता है, उसकी प्रेमिका को चिट्ठी देता है, ये काम करता है। तो नरेंद्र मोदी नायक है, अमित शाह जो है वो साइड हीरो है, और जो उनका अध्यक्ष जिनको बनाते हैं वो तीसरे वाले की भूमिका में, कि उनका काम यही है कि भाई उसके आगे पीछे घूमना है, उनका जो काम है उसके आदेश के अनुसार करना है। ऐसे व्यक्ति ही नरेंद्र मोदी को अनुकूल जो है वो आता है। और बार बार जो बताया जाता है ये जोड़ी है जोड़ी, आप समझ लो कि जैसे ही अध्यक्ष बदल गया और अमित शाह को पता चल गया कि अब जो है साहेब के साथ रहने से कोई फायदा नहीं है, तो गुजराती लोग है साहब, वो मुनाफे का धंधा करते हैं, वो जो है नुकसान का धंधा, उनका इन्वेस्टमेंट शेयर बाजार की तरह है। उनका इन्वेस्टमेंट नरेंद्र मोदी से हटाकर वो नई जगह पर डाल देंगे और अपना जो भविष्य है वो सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे, और कर्म जो है वो पलट के आपके पास आता है। अगर अमित शाह ये करते हैं तो गलत नहीं करते, वो जीते जी जो है नरेंद्र मोदी को समझा देते हैं कि भाई साहब आपने जो आपके गुरु के साथ किया है वो मैंने आपके साथ किया है, तो आपको मुझसे नाराज होने की बहुत जरूरत नहीं है। तो ये जो जोड़ी है, क्योंकि अमित शाह को भी पता है राष्ट्रीय राजनीति के अंदर नरेंद्र मोदी के अलावा उनकी कोई हैसियत नहीं है। मैं जो बार बार कहता हूं कि मुन्ना भाई जो है, मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर, उसमें मुन्ना भाई है तो सर्किट की वैल्यू है, अगर मुन्ना भाई का रोल नहीं है तो सर्किट की कोई वैल्यू नहीं है। तो राष्ट्रीय राजनीति में फिर बना रहना वो अमित शाह के लिए मुश्किल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो जो है जब एक जॉब जाएगी तो दूसरी जॉब के लिए भले भाई हेड ऑफिस के मैनेजर नहीं है तो ब्रांच के मैनेजर बन जाए, लेकिन राजनीति तो चलती रहे। तो ये सारी कोशिशें पार्टी के भीतर होगी, खींचतान होगी, उसके अंदर खेमे बनेंगे, और जैसे ही मोदी के प्रिय नहीं है ऐसा व्यक्ति अगर अध्यक्ष बनाने में संघ कामयाब हो गया, तो बहुत सारे ऐसे स्लीपर सेल है जो खामोश है, जो बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे, उन सारे लोगों के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और बहुत सारे आपको, मैं यही सवाल आपसे आगे करने वाला था कि आपने कहा कि मुन्ना भाई एमबीबीएस और जो मुन्ना भाई के सर्किट है, तो यदि जो दिल्ली अगर टॉयलेट संघ ने कर दिया अपना खेल, तो क्या अब गुजरात में जो बोरिया बिस्तर समेट के आना है, तो वहां भी तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं अब कि गेम इज ओवर, आपको वहां कौन एक्सेप्ट करने वाला है? उनको भी तो सताया है आपने जो पर्ची वाला मुख्यमंत्री तो आपके गुजरात में सभी जगह वो है, उसकी भी छुट्टी की संभावना है कि यदि केंद्र में कुछ होता है तो पहली छुट्टी जिन पर्ची वाले मुख्यमंत्री को, उनमें गुजरात बहुत प्रमुखता से ऊपरी पायदान पर है। तो क्या गुजरात एक्सेप्ट करेगा इन लोगों को जो ये बोरिया बिस्तर समेट के आएंगे कि भाई आप ठीक है आप बाहर रुकिए, अब आपको अंदर प्रवेश नहीं, सराय के भीतर नहीं आ पाओगे? क्या आप चाहते थे? नहीं, हमारे मुख्यमंत्री का ये है कि उन्होंने खुद ने जो सूत्र बता रहे, उन्होंने खुद ने 1-2 बार बोला है उनके जो बेटे हैं उनकी हेल्थ के इश्यू से, और कि भाई जो है मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त करो। और जब से उन्होंने कहा है तब से नीचे जो है राजनीति एक अलग से शुरू हो गई है।
तो मैंने जैसे कहा वो प्रवासी पंखी वाली बात हुई। हमारे गुजरात भारतीय जनता पार्टी के पिंजरे के अंदर प्रवासी पंखी ज्यादा है और जो निवासी पंखी है वो पिंजरा खुलने के इंतजार में है कि कब जगह बने और हम जाए। अब अर्जुन मोढवाडिया को ले आए, सीजे चावड़ा को लाए, दोनों को मंत्री बनाएंगे। बात ये चल रही कल्पेश ठाकुर को भी रिसफल के अंदर मंत्री बना दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी में दड़ी बिछाकर जो है अपनी कैरियर बनाने वाले लोग हैं, वो सारे लोग जो अभी बोल नहीं रहे, क्योंकि बोलने से पॉलिटिकल सुसाइड है। यहाँ पर सत्ता परिवर्तन किसी को दिखता नहीं है। कांग्रेस वो स्थिति में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सके, तो क्या करेंगे भाई? चलो अगर पद नहीं है तो कोई कुछ ना कुछ धंधा तो चलता है अपना, लेकिन जैसे ये लगेगा कि नहीं ये चित्र बदल रहा है, तो जो केशुभाई के साथ हुआ या शंकर सिंह के साथ हुआ वही सारी चीजें पलट के इन लोगों के साथ होगी। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो निर्णय है उसके बाद उसके जो आफ्टर शॉक है, तो पार्टी को ये पत्ते का महल है। कोई नरेंद्र मोदी से प्यार नहीं करता, कोई नरेंद्र मोदी की इज्जत नहीं करते। ये सारे लोग जो है एक ऐसे व्यक्ति की इज्जत करते हैं जो उनको सत्ता का स्वाद जो है वो चखाता है, उनकी जो थाली है उसके अंदर 32 भोज जो है वो लाके रख देता है, और उनका जो है पावर एंजॉय करने का जो एक ख्वाब है उसको ये पूरा करता है। जिस दिन इनको लगेगा कि भाई अब इनके पास कुछ नहीं है, ये खुद जो है वो फकीर हो चले हैं और झोला जो है उनका अब खाली है, तब ये सारे लोग जो है वो इनसे अलग हो जाएंगे और यही लोग उनकी आलोचना करने लगे। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये इतिहास रहा है कि जो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ा है उन सारे लोगों ने जो है फिर पार्टी के भीतर क्या चल रहा था उसकी बहुत सारी जो है फेयर लिस्ट करी है। और संजय जोशी को खत्म कर, राजनीतिक रूप से अगर खत्म करने की कोशिश हुई हो तो ठीक है, उनका चारित्र हनन करने के लिए जिस प्रकार से उनकी सीढ़ी बनाई गई थी, तो वो जो चीज है कोई भी आदमी हो वो ऐसी चीजों को भूलता नहीं है वो। और संजय जोशी का एक स्टाइल है, वो कभी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि जब वो पॉलिटिक्स में थे तब भी अखबार के अंदर संजय जोशी के नाम से कोई स्टेटमेंट नहीं छपता था। वो पर्दे के पीछे का खिलाड़ी है, वो पर्दे के पीछे लो प्रोफाइल रहता है, जो करना है वो करता रहे। और इसीलिए क्या होता है कि उनका मूवमेंट पता नहीं चलता है। मेरे और आप में कोई मतभेद हो और चर्चा में बहुत सारी चीज आपको बोल देता हूं कि ये नहीं, ये आप ठीक नहीं करें, ये आप ठीक नहीं करें, तो आपको पता चल जाता है कि राजेश भाई को कौन सी चीज मुझसे नापसंद है। तो राजेश भाई को दूसरी बार जो मिलना है तो आप जो है अपना एक डिजाइन तैयार करके आते। संजय जोशी ये नहीं करते। संजय जोशी जो है सारे लोगों को सुनते हैं, लो प्रोफाइल रहते हैं, फिर जो है कुछ चुनिंदा लोगों को, वो गुजरात में भी जब आते हैं तो बहुत कम लोगों को पता होता है कि वो कहां पर आए हैं, कितनी देर रुकेंगे और किसको मिलकर चले गए, वो बाद में पता चलता है। तो उनका जो नेटवर्क बनाने का एक स्टाइल है और वो ये सारा कर रहे हैं राजनीति के अंदर सक्रिय नहीं होने के बावजूद भी। उसका मतलब कि वो दूर की सोच रहे होंगे। अगर अध्यक्ष कोई बना, नरेंद्र मोदी को ये भी फिक्र होगी, अगर अध्यक्ष कोई ऐसा बना कि जो संजय मोदी के दिमाग से जो चलेगा तो फिर क्या होगा। इसलिए ये चाहते हैं कि राजपाल यादव जैसा आदमी ही चाहिए हमको हमको अमिताभ बच्चन जैसा कोई नहीं चाहिए जो सुपरस्टार खुद बन जाए। तो ये राजनीति है इनकी। जी 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 बिल्कुल। सुधीर सर, इसमें एक चीज और भी है, एक सवाल ये भी है कि जैसे जो संघ एक अड़ा हुआ है वास्तव में कि कुछ और पीछे कुछ चल रहा है कैसे, ये तो फैक्ट है, अभी कहा भी कि कुछ नाम बढ़ाना है, लेकिन एक ऐसा नाम आ जाए, आपने भी कहा कि थोड़ा सा मुफीद हो, लेकिन ये सब ये क्या, ये जो इतनी जो वो है ऊहापोह है, जो सारी चीजें हैं, इसमें कहीं कोई हम कई बार कहते हैं ना कि कुछ नूरा कुश्ती जैसी स्थिति तो नहीं बनती है कि ये चल रहा है, इसको ऐसा संदेश दो, ये करो। अच्छा आपने अच्छा सवाल किया। और इसके पहले राजेश जी ने जिस तरीके से फिल्मों के बहाने या अन्य तरीकों से विश्लेषण किया चीजों का, बहुत दिलचस्प था, कई चीजों पर रोशनी पड़ती है उससे। आपने नूरा कुश्ती किया, बाकी चीजों की बात की, तो आप सबसे पहले तो याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह की जोड़ी का स्वर्ण युग बीत चुका है सन 2014 से 2024 तक। अब ये लोग कितना भी ढोल बजा लें, कितना भी नेपथ्य में षड्यंत्र कर लें, कितनी भी जुगलबंदी कर लें, कितनी भी कोशिशें कर लें, मोदी का ब्रांड अब ऐसा है कि ना उसमें पहले जैसी चमक है ना पहले जैसी खनक रह गई है। बिल्कुल।
मुजरा, मंगलसूत्र, मछली, ये सारी चीजों के बाद अब हालत ये हो गई है कि मोदी को सुनने के लिए स्वेच्छा से लोग नहीं आते हैं, बल्कि उनको लाना पड़ता है, जैसा कि भी हरियाणा की ताजा सभा में हुआ। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की शैली है, वही शैली अब कांग्रेस ने अपना ली है। आदमी जाके बीजेपी के प्रत्याशी, बता बीजेपी जो है, आदमी प्रचार कर रहा है बीजेपी का, और वहां से सीधा जाता है और राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है। और ये वो व्यक्ति है जो पहले कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका है हरियाणा का, उसके बाद उसने अपनी खुद की पार्टी बनाई, फिर वो तृणमूल कांग्रेस में गया, फिर वो आप में गया, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में गया और लौट के कांग्रेस में आ गया है। तो ये जो शैली है, ये कांग्रेस ने भी ये सीख लिया है कि हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू डू द थिंग्स। और ये मोडस ऑपरेंडी जो संजय जोशी की बताई राजेश जी ने, बहुत दिलचस्प है। मोदी के साथ सबसे बड़ा जो प्लस और माइनस पॉइंट है, वो मन की बातें करते, मन की बातें सुनते नहीं है, जबकि संजय जोशी के साथ उल्टा है। वो मन की बात करते कम है, लोगों के मनों की बात सुनते ज्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, ये मोदी अपना सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि उपलब्धि अर्जित कर चुके हैं, जिसके बारे में उन्होंने आज से 25 या 30 या 35 साल पहले सोचा भी नहीं था। लेकिन आरएसएस की चिंता तात्कालिक न होकर दूरगामी है। सन 2025 में आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। आरएसएस ने बहुत सारी चीजें अचीव की हैं, लेकिन आरएसएस का गोल अभी अधूरा है। तो उसके लिए उसकी पूरी कोशिश होगी कि ऐसे आदमी को अध्यक्ष बनाया जाए जो दीर्घकालिक रणनीति के लिहाज से आरएसएस के मुफीद हो। नरेंद्र मोदी या अमित, जिसके लिए बलराज मधोक या गोविंदाचार्य मायने नहीं रखते थे, उसके लिए और कोई मायने रखेगा ये आप भूल जाइए। यूज एंड थ्रो की जो पॉलिटिक्स होती है, और इनके साथ दिक्कत ये है मोदी शाह के साथ कि इनको तो पर्ची वाला या परांदा वाला मुख्यमंत्री चाहिए। परांदा समझते ना, परांदा यानी रिबन, और पर्ची यानी, जैसा कि आपने राजस्थान में देखा कि तो पर्ची के प्रकरण को वसुंधरा राजे भूल नहीं सकती है। संजय जोशी के साथ सीडी कांड में जो कुछ हुआ उसको वो नहीं भूल सकते हैं। शिवराज कैसे भूलेंगे सर? शिवराज को कितना लज्जित किया था ना, मंचों से लज्जित किया है इन लोगों ने। गडकरी जी है, ये बहुत लगभग सारे लोग, हाँ, तो ये सारे लोग भूल नहीं सकते। तो आरएसएस को ये देखना होगा कि पार्टी को एकजुट रखते हुए ऐसे किस व्यक्ति का चयन किया जाए जिससे कि हंडिया फूटे भी नहीं और उनका काम भी चल जाए। तो हंडिया को फूटने से बचाते हुए मक्खन उसमें तैरता रहे और काम चलता रहे, इसकी सारी कोशिश है। और ये बात लिख लीजिए कि मोदी और शाह भारतीय जनता पार्टी का स्वर्ण युग बीत चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी डूबता हुआ जहाज है। कौन मस्तूल पहले डूबेगा कि डेक पहले डूबेगा कि जहाज का केबिन पहले डूबेगा, ये बात की बात है। अब जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नतीजे, अगर ईवीएम का लोचा है या बाकी गड़बड़ियां नहीं है, तो ये मान के चलिए कि दोनों राज्य जो हैं भारतीय जनता पार्टी की पकड़ से बाहर जा रहे हैं। हरियाणा में तो बहुत साफ है, और कश्मीर में घाटी और जम्मू में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव है। और वहां हिंदू मुस्लिम जिस तरह से बट चुके हैं, घाटी में मुस्लिम बहुल और जम्मू में हिंदू बहुल है, लेकिन उसके बाद भी जैसे गुलाम नबी आजाद वहां भी झुका हो गए हैं और किसी काम के नहीं रह गए हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जो है, उसने जिस तरह से अपनी बढ़त बनाई है, और जिस तरह से राहुल गांधी का जो 2 यात्राओं के बाद लगातार अवतार हुआ है, और किसी सामान्य व्यक्ति के घर पहुंच जाते हैं, किसी सामान्य व्यक्ति से मिलते हैं, सामान्य व्यक्तियों से कनेक्ट करते हैं, और तो उनका नैरेटिव, उनका रूपक जो है इस वक्त नरेंद्र मोदी के रूपक से कहीं अधिक वजनदार है, कहीं अधिक लोगों से कनेक्ट हो रहा है, और उसका असर लोगों में दिखाई पड़ रहा है। और महाराष्ट्र के चुनाव, राष्ट्र में महाराष्ट्र का चुनाव, और गुजरात तो इसलिए भी मायने रखता है कि सन 70 के दशक में नवनिर्माण आंदोलन से ही भारतीय राजनीति की दिशा बदल गई थी। फिर लोकनायक ने सारी चीजों को लिया। तो और उसी तरह से महाराष्ट्र में भी है। शरद पवार जिस तरीके से लगातार एक्टिव हैं और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या एनसीपी या अन्य पार्टियों के नेता उनसे मिल रहे हैं और उसमें शरीक हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अधिक प्रतिकूल परिस्थितियों का और नतीजों का सामना करना पड़ेगा। और आरएसएस को ये देखना होगा कि उसका ये जो राजनीतिक संगठन है, उसका हश्र कम से कम प्रतिकूल या बुरा हो, उसके लिए पूरी कोशिश करेगी। इसीलिए पर्दे के पीछे लगातार ये जारी है कि ऐसा कौन व्यक्ति चुना जाए जिससे सत्ता बची रहे और संगठन भी बचा रहे
और भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा दुर्गति ना हो। संजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं राजेश सर आपसे अंतिम सवाल करूंगा कि बार बार हो रहा है कि शेर या शेर की एक वो खाल पहना सियार, क्या आप कुछ किसी संभावना है अध्यक्ष पद को लेकर, जो आप एक फाइनल आपकी टिप्पणी? नहीं, जिस प्रकार से मामला लंबा खींचा है, अगर मोदी शाह की चलनी होती तो कब की चल गई होती। जी। वो चुनाव जैसे खत्म हुए तुरंत जो है जेपी नड्डा को रिजाइन करवा के किसी को बताए बिना दूसरे आदमी के नाम की घोषणा कर देते, लेकिन ये नहीं कर पाए जैसा उनका स्टाइल है। और जितना लंबा ये खींचा है, ये तो बताया जा रहा है कि मोदी और शाह ये चाहते थे कि ये 4 चुनाव के पहले ही अध्यक्ष की घोषणा हो जाए, क्योंकि उनको पता था कि ये चुनाव के बाद और उनकी स्थिति कमजोर होगी, तो पहले हो जाए तो ठीक है। लेकिन ये जो चीजें जो हैं वो इस प्रकार से घट रही हैं कि उनकी एक चल नहीं रही है। और इसीलिए शेर और सियाल का सवाल नहीं है। अब स्थिति ये है कि अध्यक्ष बदलने से हो सकता है कि प्रधानमंत्री भी बदल जाए। प्रधानमंत्री बदल जाए तो फिर जो है पूरी जो स्थिति जो घूमकर बनेगी, उस पर जो है चिंता जो है वो नरेंद्र मोदी को है, क्योंकि हर आदमी को पता होता है कि सत्ता में बैठकर उन्होंने क्या क्या किया है। जितने भी डोजियर उन्होंने लोगों के इकट्ठे किए हैं, तो गोधरा से लेकर अब तक के जितने भी उनके पोर्टफोलियो है, वो अदानी की फाइल भी है, गोधरा की फाइल भी है, वो जस्टिस लोया वाली फाइल भी, बहुत सारे ऐसे कांड है जिसका इस्तेमाल जो है दूसरा आदमी जब सत्ता में बैठ जाएगा उनके अलावा तो वो कर सकता है। तो चिंता इस बात की है, चिंता सिर्फ सत्ता जाने की नहीं है, सत्ता के साथ साथ जो उन्होंने किया है वो सारी घटनाएं उनको नींद में दिखाई देती है। हर आदमी जो है उसको पता होता है कि हमने क्या किया है, वो स्वीकार करे या न करे, लेकिन उनका जो भय है वो सबसे ज्यादा है। सत्ता जाने के भय से ज्यादा भय ये है। बहुत लोगों को तिहाड़ भेजा है, तो वो सबसे ज्यादा है कि वहां की रोटी वहां का पानी। अरे ये तो आप समझो, ये तो इमरजेंसी के वक्त भी जेल नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इतनी जिम्मेदारी पर वो ये रहा, कोई आदमी बचा नहीं था वो इमरजेंसी में। फिर कहानी बनाते हैं मैं तो वो सुभाष चंद्र बोस का और सरदार जी का वो वेश लेके संघ का काम करता था। अभी कहाँ काम करते थे, किससे मिलते थे, क्या करते थे? तो ये जो है वो स्टोरी मेकर है, और जब उनकी स्टोरी बदल जाएगी तो फिर जो है पूरा स्क्रिप्ट उसका जो है वो चेंज हो जाएगा। राजेश सर माफी चाहे तो नाम नहीं लूंगा, ये तिरंगा फहराने जब गए थे वहां लाल चौक पर, तो बताया था हमको वहां जो एक नेताजी थे, बहुत बहुत बड़े लीडर, अब उनका नाम अभी नहीं ले सकता वो चूंकि है अभी, उन्होंने कहा था कि ये झंडा फहराने तक भी नहीं हिम्मत कर पाएगी वहां जाके फहराए। और उन्हें वो जो आप कहते हो कहानी बनाना और सब गढ़ देना, उसमें महारथी है। और वो चूंकि गुजरात, आप तो उनकी बिल्कुल भरपूर। अरे भाई वडनगर का उस तालाब में पानी में मगर, उनको पढ़ाने वाले टीचर, उनकी शादी कराने वाले महाराज, बहुत सारी चीजों को, उनकी डिग्री, बहुत सारी चीज हम ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिल रही। चाय की दुकान भी नहीं मिली शायद, अभी तक चाय की दुकान नहीं मिल पाई। हाँ, चाय की दुकान भी नहीं मिली। अरे चाय की दुकान को छोड़ दीजिए, मैं तो बार बार कहता हूँ माता जी की पुण्यतिथि, जन्मदिन आता है तो पिताजी का भी आता होगा। तो जिस पिता के साथ वो हाथ बटाते थे घर चलाने के लिए, उस पिता की पुण्यतिथि कभी नहीं आती क्या? तो बहुत रहस्य है इनकी जिंदगी के साथ, उनकी राजनीति के साथ। और जैसे ही समय बदलेगा ये सारे रहस्य से पर्दा जो है उठना शुरू हो जाएगा। फिर वो गुजरात के यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, वो भी बोलने लगेगा कि भाई ये मार्कशीट में मेरा साइन है या नहीं है। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस जब सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में था या नहीं था, कब किया उन्होंने, वो सारी चीजें वो खुल के बाहर आएगी। तो डर इस बात का है, सिर्फ अध्यक्ष बदलने का डर नहीं, ये सारी चीजों का डर। न केवल उनको है बल्कि जो आपने कहा ना कि वो साइड हीरो को भी, और साइड हीरो के जो नीचे सारे हीरो हैं, वो जो उस हीरो को सपोर्ट करते हैं उन सबको। राजेश भाई बहुत अच्छी चर्चा, शानदार चर्चा आपका, सुधीर सर आपका, और रविंदर जी भी वहां से जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, समय निकाला एक शानदार और अच्छी चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये थी हमारी आज की चर्चा कैसी लगी हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने पूरा सुना कि अब ये निकल कर आ रहा है कि शेर ही रहेगा अध्यक्ष बनेगा। शेर की जो खाल पहनाकर सियार को बैठाने की कोशिश है वो परवान नहीं चढ़ रही। और ये भय को लेकर राजेश जी ने बहुत स्पष्ट किया कि असल भय क्या है, कि
सत्ता जाने या पद जाने का भय नहीं है, उसके बाद जो कहानी होनी है भय उसका है। तो इस चर्चा में आज इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध, यदि आपको चर्चा अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्वाइन का बटन नहीं दबाया है तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।